भारतीय संवैधानिक विकास के क्रम में भारतीय संवैधानिक विकास को समझने के क्रम में हमने ऐतिहासिक फैक्ट्स को समझा। ऐतिहासिक फैक्ट्स में हमने ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना जो 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को हुई। 1608 में जेम्स के दूत हॉकिंस की भारत यात्रा होती है। 1615 में टॉमस रो आते हैं और 1717 ईस्वी में फारूक सियार द्वारा जो सुनहरा फरमान दिया जाता है ईस्ट इंडिया कंपनी की। तो इस क्रम में हम देखते हैं कि काफ़ी मजबूत स्थिति में जो है व्यापारिक स्थिति में काफ़ी मजबूत होकर ईस्ट इंडिया कंपनी जो है बंगाल में स्टैब्लिश्ड हो जाती है और ये क्रम चलता रहता है। 23 जून 1757 में प्लासी की युद्ध होती है जिसमें सिराजुद्दौला हारते हैं और षड्यंत्र रूप से उनकी जो है हत्या कर दी जाती है। फिर 22 अक्टूबर 1764 को बक्सर का युद्ध होगा। ईस्ट इंडिया कंपनी और जो 3 गुट प्रांत होंगे, एक तो बंगाल से मीर कासिम होगा, अवध से शुजाउद्दौला होंगे और दिल्ली से शाह आलम द्वितीय ये होंगे। ये तीनों मिलकर संयुक्त रूप से ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ युद्ध करेंगे जिसमें इन तीनों की जो है हार होती है। तो जो बक्सर युद्ध होगा उस युद्ध के परिणाम स्वरूप जो है इलाहाबाद की 2 संधि होगी, जो हम अपने पूर्व की क्लास में ये पढ़ चुके हैं कि इलाहाबाद संधि प्रथम, जो पहली इलाहाबाद संधि होगी और दूसरा द्वितीय इलाहाबाद संधि। जो पहली इलाहाबाद संधि होती है जो 12 अगस्त 1765 की ईस्वी में होती है और ये जो है ईस्ट इंडिया कंपनी के जो है को लीड करेंगे रॉबर्ट क्लाइव, जिनको हम पिछले क्लास में जो है स्वर्ग से अवतरित जो है सेना नायक भी कहते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी वर्सेस जो मुगल शासक हैं शाह आलम द्वितीय के बीच ये होगा ईस्ट इंडिया कंपनी। इस संधि के परिणाम स्वरूप ये होगा कि जो वेस्ट बंगाल है और बिहार जो प्रांत है संयुक्त रूप से बिहार, वेस्ट बंगाल और उड़ीसा होता है संयुक्त रूप से। दूसरा अवध, ठीक है। और इन सारे प्रांत में ये प्रांत जो है खास करके मेनली अवध, तो इसमें चर्चा करेंगे। वेस्ट बंगाल, बिहार और उड़ीसा, इन तीनों जो संयुक्त रूप से बंगाल है, इनकी दीवानी का अधिकार जो है अंग्रेज अपने हाथों रख लेगा। ईस्ट इंडिया कंपनी ये दीवानी का अधिकार अपने अंदर लेगा और इससे होता क्या है कि मान लीजिए कोई भी राज्य है, उस राज्य की जो मुख्य व्यवस्थाएं हैं वो 2 रूप में चलती थी, एक प्रशासनिक और दूसरा दीवानी। जो मुख्य रूप से टैक्सेस होता था, टैक्स कैसे लेना है, कितना लेना है, क्या दर होगा, ये जो है दीवानी के अंतर्गत आता था। प्रशासनिक तौर पे बस एडमिनिस्ट्रेशन को देखा जाता था कि उस राज्य की जो है एडमिनिस्ट्रेशन किस अकॉर्डिंग चलेगी, ठीक है। और दूसरा जो इसी क्रम में दूसरा मेरा जो इलाहाबाद संधि होगा वो 17 अगस्त, मात्र 5 दिन के अंदर 17 अगस्त 1765 को होगी। ये जो है रॉबर्ट क्लाइव ही होंगे ईस्ट इंडिया कंपनी के जो है लीड करते, और वर्सेस जो शुजाउद्दौला है जो अवध के नवाब हैं, इन दोनों के मध्य जो है ये दूसरी इलाहाबाद संधि होगी। तो अल्टीमेटली हम ये देखते हैं कि एक तो प्रशासनिक तौर पे जो है यहाँ पे जो बंगाल प्रांत है, प्रशासनिक तौर पे तो नवाब जो है शासन कर रहा, लेकिन दीवानी तौर पे जो है ईस्ट इंडिया कर रहा है। तो इससे जो है स्पष्ट क्लियर होके आ रहा है कि कहीं ना कहीं ये द्वैध शासन को जो है दर्शा रहा है। डबल एडमिनिस्ट्रेशन स्पष्टतः है, प्रशासनिक कोई और डील कर रहा है और दीवानी जो है कोई और अपने अंदर रखे हुए है। तो इस जो ये पैटर्न बनता है प्रशासनिक तौर तरीका, इसको ही द्वैध शासन कहते हैं। और एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स होता है कि जो द्वैध शासन है, द्वैध शासन के जनक जो है, इनके फादर ऑफ डबल जो द्वैध सिस्टम, डबल एडमिनिस्ट्रेशन, उनके जो फादर्स हैं जनक लियो कार्टिस माने जाते हैं। बहुत इम्पॉर्टेंट है, लियो कार्टिस माने जाते हैं, ठीक है। और दूसरा
कि ये एडमिनिस्ट्रेशन जो है, दोहरी शासन व्यवस्था, ये ज़्यादा दिन तक नहीं चल पाता है। 1765 से चलता है और 1772 में जाके ये ख़त्म हो जाता है। तो इसको समाप्त करने में जो डबल एडमिनिस्ट्रेशन है, इसको समाप्त करने में है वारेन हेस्टिंग्स का विशेष महत्व है। हेस्टिंग्स का विशेष महत्व है। तो ये दो फैक्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट हो जा रहा है। कई बार पेपर में पूछा है कि द्वैध शासन के जो है जनक कौन है, लियोकार्डिस है, और इनको ख़त्म जो है कौन किए हैं, तो वारेन हेस्टिंग्स किए हैं। तो इस जो है पूरे क्लास में हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में हम स्पष्टतः समझ पा रहे हैं कि अभी तक जो है अंग्रेज जो है ट्रेड करने आए थे, और ट्रेड से जो है वो अब क्या है कि एडमिनिस्ट्रेशन में वो आने लगे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं इनको जो है ट्रेड में अब वो फ़ायदा नहीं रहा है। तो इसीलिए वो है एडमिनिस्ट्रेशन में खास करके जो है टैक्सेस की ओर जो है इनका रुझान ज़्यादा होने लगा है। ठीक है, अब आते हैं अगले क्लास में कि अगले क्लास में हम इस बात को समझने की कोशिश करते हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन तो अब इनके अंडर आ गया, अंग्रेज़ों के अंडर एडमिनिस्ट्रेशन तो आ गया है, लेकिन अब इस एडमिनिस्ट्रेशन को वो किस हिसाब से चलाते हैं। ठीक है, कहीं ना कहीं ये देखा जाता है कि जो ये टैक्सेस अंग्रेज़ों के द्वारा ज़्यादा से ज़्यादा जो है भारतीयों पे लादा गया, चाहे वो यहाँ पे कृषक हो यहाँ पे, चाहे वो ट्रेडमैन तो है ही, बिजनेसमैन ट्रेड से, और कुछ हद तक जो है यहाँ पे जो लेबर है, मज़दूर, उनसे भी विशेष तौर पे जो है टैक्सेस को वसूला जाने लगा है। तो जब ये जो टैक्सेस जो है, ये टैक्सेस जाएगा कहाँ, तो ये टैक्सेस जो है इंग्लैंड जो है भारी मात्रा में ये टैक्सेस जा रहा था। तो इससे ये जो ज़्यादा से ज़्यादा ये जो टैक्सेस जो है इंग्लैंड जा रहा था, तो इस क्रम में यहाँ पे इंग्लैंड की जो सामाजिक व्यवस्था थी, वहाँ पे असंतुलन आना स्टार्ट हो गया। सामाजिक जो व्यवस्थाएं थी वहाँ पे जो है वहाँ पे असंतुलन आने लगा, इनबैलेंस। किस सेंस में, तो हुआ क्या कि यहाँ से जो ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में ये टैक्सेस पैसा लेके गए, तो इंग्लैंड में जो धनाढ़ वर्ग है, इनकी जो मात्रा है, मतलब धनाढ़ वर्ग जो है ये ज़्यादा से ज़्यादा जो है बढ़ने लगे। तो स्वाभाविक है कि एक ही समाज में है, एक समाज में जो है एक वर्ग को ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा होगा, तो स्वाभाविक से है उस समाज में जो है इस असंतुलन का डर हमेशा बना रहेगा। तो आइए हम कुछ फैक्ट्स को देख लें कि ये जो संवैधानिक विकास है उसका एक जो बेसिक है, संवैधानिक विकास का एक बेसिक वजह क्या रहा है, संवैधानिक विकास का एक बेसिक वजह क्या रहा है। तो सबसे पहले हम जाते हैं कि एक तो ये असंतुलन से इंग्लैंड तो परेशान था ही। ठीक है, अब जो है आपका क्रांति हुई थी, औद्योगिक क्रांति हुई है। औद्योगिक क्रांति होने से क्या हुआ कि जो खास करके जो इंडिगो हुआ और भी कुछ प्रोडक्शन जो है भारत में उपजाए जाते थे, मान लीजिए यहाँ के जो है वस्त्र वगैरह का जो है ट्रेड होता था, लेकिन जैसे उसका ये औद्योगिक क्रांति हुई, तो अब जो है भारत मात्र जो है बाज़ार के रूप में उभर गया। भारत जो है इसके लिए मात्र बाज़ार के तौर पे उभरा। तो कुछ हद तक जो है ये इनके बाज़ार का इस्तेमाल करेंगे। इनका जो लैंड है, इनके लैंड में जो है ये इंडिगो मतलब जो नील है, नील की खेती करवाएंगे। लेकिन समय दर समय जब केमिकल जो है कलर का उत्पादन स्टार्ट होएगा तो नील की खेती बंद हो जाएगी। तो अब वो किसान जो है ऐसे रह जाएंगे। तो अब क्या होगा कि उस जो है अंग्रेज को तो उस नील के हिसाब से ही उस लैंड पे टैक्सेस चाहिए। तो क्या होगा कि वो उस टैक्स की मात्रा बढ़ती जाएगी, तो समाज में असंतुलन बढ़ेगा, भारतीय समाज में असंतुलन बढ़ेगा, और ये ज़्यादा से ज़्यादा जो है टैक्स को जो है लेना चाहेंगे। तो यहाँ भारत के सामाजिक व्यवस्था में असंतुलन बढ़ता चला जाएगा।
तो ये सारी चीज़ें जो है कहीं अव्यवस्था को जो है डिनोट कर रहा होता है। तो अब आते हैं इस संवैधानिक विकास का जो मुख्य रीजन रहा है, ये रहा है कि अब जैसे ये जो टैक्सेस है, मतलब औद्योगिक क्रांति से प्रभावित होकर अब वो टैक्स की मात्रा पहले की तरह नहीं यहाँ पे जो है मिल रहा था। तो इस कारण से ईस्ट इंडिया कंपनी को जो है जैसे अब मान लीजिए कुछ परियोजनाएं जो है भारत में स्टार्ट करना था इनको, जैसे रेल परियोजना। रेल जो है ये 1853 में लाई थी, ये तो आपको पता ही होगा, मुंबई से थाने के बीच। तो जो रेल लाई, और भी कुछ जो है इनको रोड बनाना था, और चाहे इनका जो एडमिनिस्ट्रेशन था, तो इन सबों के खर्चा के लिए जो है इनको पर्याप्त मात्रा से टैक्सेस, जो भारत से टैक्स मिलता था वो इनफ नहीं था। तो एक बार क्या हुआ कि इन्होंने, ईस्ट इंडिया कंपनी ने, जो क्राउन था, एलिजाबेथ इंग्लैंड सांसद, उनसे जो है 10 लाख पाउंड जो है उनकी जो है ऋण की ये मांग किए, मतलब इनको ज़रूरत रही होगी। और ये एक उचित मौका था इनके लिए, इंग्लैंड के गवर्नमेंट के लिए, कि किस तरह से ईस्ट इंडिया कंपनी के कमान को जो है संतुलित किया जाए। ठीक है। दूसरा रीज़न ये रहा कि संवैधानिक विकास का, कि ये मतलब कंपनी को किस तरह से जो है नियंत्रित किया जाए। तो ये नियंत्रित नहीं था, मतलब नियंत्रित जो है स्थापित करने के लिए, ये नियंत्रित जो है मतलब क्राउन के द्वारा चाहा जा रहा था। मतलब इंग्लैंड सांसद चाह रहे थे कि इन ईस्ट इंडिया कंपनी पे जो है नियंत्रित स्थापित करे, ताकि इंग्लैंड में कुछ वर्ग ही नहीं बल्कि हर इंग्लैंड जो है वासी, जो भी इच्छुक है, वो ईस्ट के देशों में जाके अपना ट्रेड कर सके। और तीसरा जो है पॉइंट्स तो हम बता ही चुके हैं कि इंग्लैंड में जो है धनाढ़ वर्गों का जो है उदय हो गया था। तो ये सब जो मुख्य रीजन रहा कि किस तरह से ईस्ट इंडिया कंपनी के जो है कमान को कंट्रोल किया जाए। तो उसका एक जो मेन जो है अस्त्र कहा जाए, साधन कहा जाए, तो वो संवैधानिक विकास ही एक मार्ग था। ठीक है। तो उसी क्रम में जो है हम संवैधानिक विकास को जो है आइए समझते हैं। तो संवैधानिक विकास हम स्टार्टिंग के क्लास में बता चुके होंगे कि इनको जो है 2 टर्मों में बांटा गया था। मतलब संवैधानिक विकास जो हुई है वो मुख्य रूप से 2 टर्म्स में हुई है। एक टर्म्स है जो मेरा मिडिल लाइन है, ये आप मान सकते हैं 1857 का विद्रोह। वैसे हम इस पे कुछ फैक्ट्स जानेंगे, कुछ इनके बारे में जानेंगे 1857 के विद्रोह के बारे में। एक मिडिल लाइन मान सकते हैं। 1857 का विद्रोह जो है, एक ये कहा जाए कि ये सिर्फ सामाजिक और सामाजिक तौर पे नहीं, सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक हर क्षेत्र में जो है एक विशेष बदलाव ला दिया। मानिए तो एक असफल रही ये क्रांति, लेकिन ये सामाजिक तौर पे चाहे राजनीतिक तौर पे बहुत ज़्यादा उथल पुथल ला दिया। तो आइए इसको समझें। एक तो है एक जो एडमिनिस्ट्रेशन, ये जो संवैधानिक विकास हुआ है ये कंपनी के अधीन हुआ है, कंपनी के अधीन। और दूसरा जो हुआ है ये हमारा क्राउन के विरुद्ध हुआ, मतलब क्राउन के अधीन हुआ है, सॉरी, क्राउन के अधीन जो इंग्लैंड में थे। क्राउन के अधीन मतलब इंग्लैंड में थे, और इंग्लैंड के जो है सांसद, मतलब सांसद को ही डिनोट करती थी, और जिनका मुखिया जो है ये राजघराना में जो महारानी एलिजाबेथ होती थी, जो मुखिया कहा जाए तो। और वहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन तो जो है वहाँ के इंग्लैंड के सांसद से हो ही रहा था। ठीक है। तो कंपनी के अधीन जो है 1857 से पूर्व जितना जो विकास रहा होगा वो रहा होगा। हम पहले क्लास में बता चुके हैं। एक तो 1773 रेगुलेटिंग एक्ट होगा, 1784 में पिट्स इंडिया एक्ट होगा, 1813 में जो है चार्टर होगा, 1833 में चार्टर होगा, और 1853 में जो है एक चार्टर होगा। उसके बाद तो ये महान घटना घटी जाएगी। अब इस महान घटना के बाद क्या होगा कि कंप्लीट रूप से एडमिनिस्ट्रेशन जो है अब क्राउन हायर कर लेगा। मतलब इनसे जो है कंप्लीट रूप से इनसे जो है हायर करके, ये जो संवैधानिक विकास में हम कंपनी और क्राउन को लिए थे 1773, 1784, पिट्स इंडिया एक्ट 1800, 1833,
1853 और क्राउन के अधीन। ठीक है, ये जो 1853 जो विद्रोह हैगा ये एक मिडल लाइन होगा। 1800 विद्रोह के बाद जो है एक तो हमारा 1858 होगा जो क्राउन के अधीन जो है सुधार होएगा। ठीक है, उसके बाद जो है वो हम अपनी क्लास में पढ़ लेंगे। 1861 मुख्य रूप से है, 1892, उसके बाद जो है 1909, 1919, 1935 और 1947। वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। तो आइए हम अपनी अगली क्लास में जो है सबसे पहले कंपनी के अधीन जो रहा एडमिनिस्ट्रेशन, उस पे जो है कंपनी के अधीन पे जो है हम चर्चा करेंगे। मतलब 1857 से पूर्व जो रही है संवैधानिक विकास, उस पे हम चर्चा करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले जो है हमारा आता है रेगुलेटिंग एक्ट। ठीक है, तो आइए रेगुलेटिंग एक्ट को समझे। रेगुलेटिंग एक्ट क्या है, बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसका विशेष महत्व भी है। ठीक है, पहला 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। हालांकि हम संक्षिप्त में बताएंगे, आप जो है इनको लूसेंट में भी देख सकते हैं, लूसेंट में देख लें और रिवीजन हम जो है करवा ही रहे हैं। ठीक है, देखिए रेगुलेटिंग एक्ट की जो है विशेष महत्व, अगर हम इसको बांटने की कोशिश करें, इसका मुख्य जो विशेष रहा है इसमें हुआ क्या। देखिए सबसे पहले कहा जाए ना तो ईस्ट इंडिया कंपनी के जो है ना कार्यों को, मतलब इनका जो कार्य एडमिनिस्ट्रेशन का हो, कार्यों को जो है चाहे जो भी रहा हो, ट्रेड के मामले में हो, इनके कार्यों को नियमित, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, नियमित प्लस नियंत्रित, पहली बार जो है इसको नियमित और नियंत्रित किया जा सका। ठीक है, उसके बाद आए तो नेक्स्ट आते हैं कि ये जो मतलब अब जो ईस्ट इंडिया कंपनी है वो ना सिर्फ मतलब इनका ना सिर्फ ये ट्रेड ही करेंगे, बल्कि ये जो है अब एडमिनिस्ट्रेशन भी करेंगे, और जो पॉलिटिकल रूप से है वो पॉलिटिकल रूप से भी ये अब एक्टिव रहेंगे, इससे ये कहा जाए। और तीसरा एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ आ रहा है कि इसी से पता चला, मतलब रेगुलेटिंग एक्ट ही ये दर्शा दिया कि किस तरह से केंद्रीय प्रशासन जो है वो रखी जाती है। मतलब केंद्रीय प्रशासन का जो है एक छाप जो है, एक समझ हमें जो है ये रेगुलेटिंग एक्ट ही दिया है। तो आइए रेगुलेटिंग एक्ट की जो कुछ मुख्य बातें हैं उसके बारे में थोड़ा सा हम जान लें कि उसकी जो विशेषता के रूप में है वो क्या क्या सब है। तो रेगुलेटिंग एक्ट की जो विशेषता है वो आप जानते भी होंगे। सबसे पहले क्या हुआ था कि इससे पूर्व जो है, मतलब रेगुलेटिंग एक्ट बनने के पूर्व से जो है इन प्रांत में, बंगाल या बंगाल के प्रांतों में जो है सिर्फ गवर्नर होता था। अब जो है वो बंगाल के गवर्नर जनरल जो है कहलाने लगे। ठीक है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट कि देखिए उस टाइम जो है एक कलकत्ता तो था ही बंगाल, उसके बाद एक चेन्नई था, मतलब कोलकाता चेन्नई जिसको मद्रास कहते हैं, और एक जो है मुंबई। तो अब क्या था कि जो इसकी एडमिनिस्ट्रेशन थी मुंबई और चेन्नई का, वो इसके अधीन कर दिया गया, मतलब बंगाल के अधीन। मतलब बंगाल इक्वल टू मुंबई प्रांत का एडमिनिस्ट्रेशन प्लस मद्रास प्रांत का एडमिनिस्ट्रेशन। ये कई बार पेपर में पूछा है, ये थोड़ा सा ध्यान देंगे। उसके बाद दूसरा हम चलेंगे कि जो है रेगुलेटिंग एक्ट में एक जो है संस्था को बनाई गई, मतलब एक ग्रुप बनाया गया जिसको कोर्ट ऑफ डायरेक्टर कहते हैं। ठीक है, कोड ऑफ डायरेक्टर कहा जाने लगा, जिसका मुख्य रूप से नियंत्रण जो है इसका मुख्य कार्य था। ठीक है, वो नियंत्रण के लिए जो है ये बनाया गया था। कोड के मतलब COD के द्वारा जो है नियंत्रित किया जाने लगा।
ये कमेटी के तौर पे होते थे, मतलब जो गवर्नर होते थे उनके जो है कमेटी में ये हुआ करता था। इसमें एक विशेष क्या हुआ कि इससे पूर्व जितने भी भारत में जो है ये ईस्ट इंडिया कंपनी के ऑफिसर्स थे, वो टैक्स मतलब अपना जो है निजी पर्सनल जो है वो ट्रेड भी करते थे, रिश्वत गिफ्ट वगैरह ये सब कुछ आम बात होता था। तो इसमें क्या है कि वो बंद हो गया, मतलब आप निजी जो है निजी ट्रेड नहीं कर सकते थे, ठीक है, आप किसी से गिफ्ट नहीं ले सकते थे, दूसरा आप जो है किसी से रिश्वत नहीं ले सकते थे। ये पूर्ण रूपेण से ये सारी चीज़ जो है इसको बंद कर दिया गया। और एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ हुआ कि 1774 में इसे से प्रभावित होकर बंगाल में जो है सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हो गई कलकत्ता में। और इसके जो है पहले मुख्य जो है चीफ वो जो है एलिजा इम्पे हुए। वो कई बार पेपर में पूछा जा चुका है एलिजा इम्पे के बारे में। ये पहले जो है ये जस्टिस बने हैं यहाँ पे, ठीक है। और दूसरा चलते हैं, ये जो बंगाल के गवर्नर जनरल कहलाने लगे, ये पहला आप हालांकि जानते ही होंगे, वारेन हेस्टिंग्स, ये जो है पहले गवर्नर बने हुए हैं, ठीक है। थोड़ा सा फैक्ट्स में हम आ जाते हैं। जो हमारा वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय है, ये भी पेपर में पूछा है, हमारा सर्वोच्च न्यायालय जो है उसकी वो जो स्थापना है वो 1937 में वो स्थापित हो गया था, मतलब निर्मित हो गया था। और इसका जो कार्यरत है, मतलब ये कार्य करना जो है प्रारंभ किया है गणतंत्र दिवस के मात्र 2 दिन के बाद। ये कार्यरत मतलब कार्य करना जो है ये प्रारंभ किया। और ये तो आप जान ही रहे होंगे कि ये जो है न्यू दिल्ली में है। बहुत इम्पोर्टेंट, कई बार पेपर में जो है इसके बारे में पूछा जा चुका है। एक कहा भी जाता है कि समय दर समय जो है एडमिनिस्ट्रेशन में जो है इसकी मांग होती है, ठीक है, समय दर समय जो है एडमिनिस्ट्रेशन में जो है बदलाव की मांग होती है। तो कहीं ना कहीं पिट्स इंडिया जो एक्ट है वो 1784 का जो पिट्स इंडिया एक्ट है, पिट्स इंडिया एक्ट, ये रेगुलेटिंग एक्ट का जो है सुधार रूप कहा सकता है। मतलब कुछ सुधार जो है आपको ये 1884 में जो है आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो आइए उस पर जो है हम लोग बात करते हैं।